हाय दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान सब्जेक्ट पे। विज्ञान विषय पे बात करेंगे। इसका पहला पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सब्जेक्ट पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप समूह का स्वागत है YouTube के इस चैनल में अब्द एजुकेशन जिसका नाम है। इस चैनल पे आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर इट ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ट्विटर। ऐसी जगहों में अपने जान पहचान के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन लोगों को जरूर शेयर करें। ओके, चलिए तब चलते हैं अपने पाठ पे। तो शुरू करते हैं। हमारा बुक है विज्ञान, है ना, 10वीं कक्षा का विज्ञान। इस पे बात करते हैं। इसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें नए पदार्थ बनते हैं जो पुराने पदार्थों के गुणों से अलग है। अब ये बनते कैसे हैं कि पदार्थों के बीच में अभिक्रिया करने से पहले जो पदार्थ होते हैं उनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। चाहे उस दोनों को अभिक्रिया करने के क्रम में उनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा आपस में निष्क्रिय होने की कोशिश में वो एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको एक उत्पाद मिलता है। तो जो उत्पाद मिलता है वो पुराने पदार्थों से अलग होते हैं। तो इस कारण से रासायनिक अभिक्रिया होता है कि रासायनिक अभिक्रिया सेटिस्फैक्शन के लिए, मतलब हर कोई ये चाहता है कि वो सेटिस्फाई हो जाए। जैसे ह्यूमन बीइंग, मनुष्य प्रजाति क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ले। पैसा कमाने के साथ अपने जिंदगी गुजारने की तमाम जितनी चीजें हैं ऐशो आराम के लिए वो सारी चीजें मुहैया हो जाए, सारी सहूलतें उसके पास मौजूद हो जाए। इसके लिए मनुष्य प्रजाति व्याकुल होता है, परेशान होता है, इसी के लिए भागना दौड़ना होता है। तो ठीक उसी तरह जितने पदार्थ हैं वो अगर रासायनिक रूप से क्रियाशील है तो वो क्रिया करते हैं और क्रिया करने के क्रम में वो रासायनिक अभिक्रिया कर जाते हैं। अब इस रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद वो जो पदार्थ बनाते हैं वो पहले वाले पदार्थों के गुणों से अलग होता है। बाद में जो पदार्थ बनता है पहले वाले पदार्थों के गुणों से अलग होता है। तो इस कारण रासायनिक अभिक्रिया होता है। पदार्थों में ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का कुछ परिभाषा देखते हैं हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसका परिभाषा क्या है। ऐसा प्रक्रम जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा प्रक्रम जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रिया, दूसरा इसका परिभाषा देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसके गुण
क्रिया करने वाले पदार्थों के गुणों से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, जबकि अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग जो रासायनिक परिवर्तन पढ़ते हैं ना, तो रासायनिक परिवर्तन कब होता है? रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत रासायनिक परिवर्तन होता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा? पहले रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले पदार्थ का जो गुणधर्म था, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद पदार्थ का वो गुणधर्म बदल जाता है। ये जो परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन है। उदाहरण के तौर पर एक अंडे की बात करते हैं। अंडा को जब तक फ्राई नहीं किया गया हो तो अंडा का गुणधर्म अलग है, अंडे का गुणधर्म अलग है, लेकिन जब उसको अभिक्रिया कराया जाता है, मतलब उसको तला जाता है, फ्राई किया जाता है, तो वो बदल जाता है और पहले वाले गुणधर्म उसके खत्म हो जाते बल्कि दूसरे गुणधर्म उसमें आ जाते। तो ये जो परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन है। उसी तरह दूसरा, लकड़ी का जलना। लकड़ी को जलाने पर लकड़ी के अंदर रासायनिक परिवर्तन आता है। लकड़ी पहले कुछ और पदार्थ होता है, लेकिन जलने के बाद वो जलता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो इस जलने के बाद उसमें परिवर्तन आता है, उसका पदार्थ बदल जाता है, बल्कि राख में बदल जाता है, वो राख बन जाता है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखेंगे हम, लकड़ी को अगर काटा जाए तो लकड़ी को काटने से उसके पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है। तो जब उसके पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वहां पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन कब होता है? जब उसको जलाया जाता है और उसके पदार्थ जो राख में बदल गया है। राख का गुणधर्म पहले लकड़ी के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होता है। तो ये जो परिवर्तन है, लकड़ी से राख में बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। कुछ उदाहरण देखते हैं। जो धीमी गति से अभिक्रिया करता है, लोहा को देखेंगे कि उसके अंदर एक चमक होता है, धात्विक चमक। जब उसमें जंग लगा ना हो तो होता क्या है कि जब वो अपने आसपास की आर्द्रता, नमी के संपर्क में आता है और वायु से अभिक्रिया करके उस नमी और वायु के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होता है। इस अभिक्रिया के उपरांत उसका ऊपर का जो सतह है, चिकना और चमकीला जो सतह होता है, उस पर जंग लग जाता है और उस सतह का रंग बदल जाता है, उस सतह का गुण बदल जाता है। तो ये जो परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखते हैं कि इस पाठ में हमको पढ़ना क्या क्या है। हमारे पास क्या सिलेबस है इसको पढ़ने के लिए। हमको इसमें पढ़ना है, हमारा सिलेबस है, सबसे पहले तो रासायनिक अभिक्रिया जिसके बारे में बातें कर रहे हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित किया जाता है इसके बारे में पढ़ना है। रासायनिक समीकरण के बाद अभिकारक पढ़ना है। ये रासायनिक समीकरण में अभिकारक होता है और उत्पाद होता है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उत्पाद पढ़ना है। रासायनिक परिवर्तन जो अभी बात कर रहे थे हम लोग, ये रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है, भौतिक परिवर्तन पढ़ना है, और
इसी में पढ़ना है शब्द समीकरण। रासायनिक समीकरण में हमको क्या पढ़ना है? शब्द समीकरण पढ़ना है और संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ना है। और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया पढ़ना है, वियोजन अभिक्रिया पढ़ना है। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता हो। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं मतलब जिसमें ऊष्मा दिया जाता हो, ऐसे अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? अवक्षेपण, विस्थापन अभिक्रिया के बाद हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण, इसके बारे में बात करते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग इससे पहले पढ़े हैं, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई एक पदार्थ ही किसी के प्रभाव में आकर के अभिक्रिया करता है। मतलब एक पदार्थ अभिक्रिया करने का मतलब है कि वो विखंडित हो जाता है किसी प्रभाव में, ताप दाब किसी चीज के प्रभाव में आके वो विखंडित हो जाता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। या फिर दो पदार्थ आपस में मिलने पर एक अभिक्रिया करते हैं। तो इस अभिक्रिया में एक उत्पाद बनाते हैं। तो ये जो ऐसा समीकरण होता है जो अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। ऐसा समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा हो, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यहां पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। ये प्लस का जो चिन्ह है, जोड़ का जो चिन्ह है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, ये बता रहा है। जोड़ चिन्ह अभिक्रिया कर रहा है, ये बता रहा है। तीर के निशान के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाला पदार्थ है। तो ये जो समीकरण दिख रहा है, ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण को उसके प्रतीक द्वारा लिखा जाता है। इसको रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके निम्न रूप से लिख सकते हैं। उसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये जो है, ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान से पहले वाला जो भाग है वो अभिकारक कहलाता है और तीर के निशान के बाद वाला जो भाग है वो उत्पाद कहलाता है। ये भाग उत्पाद कहलाता है। दूसरा समीकरण देखते हैं, ZnH2SO4 जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो यहां पर अभिकारक क्या हुआ? जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अभिकारक होगा और उत्पाद क्या होगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पाद होगा, मतलब ये उत्पाद होगा। तो ये रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यहां पर 2 Mg है, 2 मैग्नीशियम है, यहां पर भी 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 लगा है, यहां पर 2 लगा है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है। अतः यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। 2 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक उसी तरह एक जस्ता Zn, एक Zn है, यहां पे एक Zn है, H2 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, SO4 एक सल्फर, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 है। ये रासायनिक समीकरण है जो संतुलित समीकरण है। मतलब अभिक्रिया के पहले
कोई पदार्थ जितना है अभिक्रिया के बाद भी वो पदार्थ उतना ही होता है। ये रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित होना आवश्यक है, रासायनिक समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ अपने आप किसी पदार्थ का निर्माण नहीं हो जाता और कोई भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में खत्म नहीं हो जाता, मतलब किसी भी पदार्थ का विनाश नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होता है, न कि किसी भी कण का निर्माण नहीं होता और किसी भी कण का विनाश नहीं होता। तो ये एक द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा कि द्रव्यमान के संरक्षण के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद पक्ष में समान होती है, अभिकारक और उत्पाद पक्ष में समान होती है। तो अभिकारक पक्ष क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया करने से पहले वाले जो पदार्थ होते हैं ना, वो अभिकारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। हम लोग जो इससे पहले उदाहरण दिए थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो मैग्नीशियम 2Mg और O2 ऑक्सीजन ये अभिक्रिया कर रहा है, तो ये भाग अभिकारक कहलाता है, ये अभिकारक कहलाता है। जो अभिक्रिया करने वाले पदार्थ होते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है वो उत्पाद कहलाते हैं। तो यहाँ पे तीर के निशान से पहले Mg और O2 है, इसका मतलब ये अभिकारक है। अभिक्रिया करने से पहले वाले पदार्थ अभिकारक हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो पदार्थ अभिकारक है। अब देखते हैं उत्पाद क्या होता है। उत्पाद जो अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ प्राप्त होते हैं ना, वो उत्पाद कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया है और इसके फलस्वरूप प्राप्त हुए पदार्थ। ठीक इसी तरह और भी उदाहरण देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का उदाहरण जब हम देख रहे हैं तो ये भाग तो अभिकारक है, ये अभिकारक है, दिख रहा है 2MgO2, ये अभिकारक है। लेकिन 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद देखें तो इसका अर्थ यह हुआ कि अभिकारक पक्ष में और उत्पाद पक्ष में, दोनों पक्ष में परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। तो परमाणु संख्या जब बराबर होगा तो ऐसे समीकरण, जिस समीकरण में अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में परमाणु संख्या बराबर होंगे, परमाणु बराबर होंगे, तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। जब अभिकारक पक्ष में और उत्पाद पक्ष में परमाणुएं बराबर होंगे, अभिकारक पक्ष में जितने परमाणु होंगे उत्पाद पक्ष में भी उतने ही परमाणु होंगे, तो इस तरह लिखे हुए समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण लिखा हो जिसमें
अभिकारक पक्ष में और उत्पाद पक्ष में परमाणु अभिकारक पक्ष में और उत्पाद पक्ष में बराबर परमाणु हो किसी भी पदार्थ का, तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहां भी देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद पक्ष में समान होती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहां पर 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 मैग्नीशियम परमाणु है, 2 ऑक्सीजन परमाणु है। यहां पर 2 मैग्नीशियम परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु है। तो ये जो है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसमें 2 मैग्नीशियम परमाणु है, 2 ऑक्सीजन परमाणु है, अभिक्रिया करके 1 मैग्नीशियम परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु के साथ मिल जाता है और 1 मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणु बनाता है। तो एक अणु मैग्नीशियम ऑक्साइड है और दूसरा मैग्नीशियम परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का दूसरा अणु बनाता है। तो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के अणु बनाते हैं। 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के अणु यहाँ पर है, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के अणु। तो ये है रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण कि अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष में परमाणु बराबर होंगे। तो यहाँ वही है कि 2 मैग्नीशियम का परमाणु है, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम परमाणु है, 2 ऑक्सीजन परमाणु है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन परमाणु है। तो ये जो समीकरण है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने का, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। एक उदाहरण और देखते हैं। जिंक Zn-H2SO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 और H2 बना रहा है। यहाँ पर जिंक 1 है, यहाँ पर जिंक 1 है। देखेंगे जिंक कितना है, यहाँ पर 1 जिंक है, यहाँ पर 1 जिंक है, बराबर है ये। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर के निशान से पहले और तीर के निशान के बाद दोनों तरफ किसी भी तत्व, कोई भी तत्व बराबर होना चाहिए। तो जिंक ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। उसी तरह दूसरा देखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, बराबर है। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं सल्फर। सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर भी बराबर है, सल्फर भी बराबर है। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है। अर्थात ये संतुलित रासायनिक समीकरण है कि जिंक जितना है उतना ही जिंक यहाँ भी है, हाइड्रोजन अभिकारक में जितना है उत्पाद में हाइड्रोजन उतना ही है, सल्फर अभिकारक में जितना है सल्फर उत्पाद में उतना ही है, ऑक्सीजन अभिकारक में 4 है और उत्पाद में भी 4 है। अतः ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आइए बात करते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक तरीका तो यह है कि हीट एंड ट्रायल मेथड है, इस मेथड से हल करना है। दूसरा प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि में सीधे तौर पे हल कर लेते हैं। तो ज्यादातर उपयोग प्रत्यक्ष विधि का ही करते हैं, लेकिन हीट एंड ट्रायल मेथड का जानना जरूरी है, आवश्यक है। ये जानना बहुत आवश्यक है। तो आइए पहले जानते हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, इससे कैसे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। एक रासायनिक समीकरण लेते हैं, Fe प्लस H2O। Fe लोहा है, वो जल से अभिक्रिया करके Fe3O4 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। Fe3O4 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। ये रासायनिक समीकरण है।
और ये समीकरण ऐसा है जो संतुलित नहीं है। यहां पर Fe 1 है, यहां पे Fe 3 है। लोहे का 1 परमाणु है, यहाँ लोहे का 3 परमाणु है, यहाँ पे संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का 2 परमाणु यहाँ भी है। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन का 4 परमाणु है यहाँ। अर्थात ये समीकरण संतुलित नहीं है। हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करने के लिए सबसे पहले इसको कुछ चरणों में बांटते हैं और इस समीकरण को एक बॉक्स में डालते हैं। पहला चरण क्या करते हैं, इसको बॉक्स में डालना है इस समीकरण को हमको। तो उसके लिए चरण नंबर 1 ये है, पहला चरण ये है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, सिर्फ एक बॉक्स के अंदर इनको डाल देना है। हमारे पास समीकरण ये है और ये बॉक्स है। हमारे पास समीकरण ये है और ये बॉक्स है। इस बॉक्स में इस समीकरण को डालना है। इस बॉक्स में डालते हैं Fe, प्लस चिन्ह चला गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन चला गया। तो हमारे पास जो समीकरण है वो बॉक्स में चला गया। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं दूसरे चरण में। ये पहला चरण का काम खत्म हो गया हमारा कि पूरे सूत्र को एक बॉक्स बना करके डब्बे में डाल देना है। फिर दूसरे चरण में पहुंचते हैं। दूसरे चरण में सूची तैयार करते हैं हम लोग। दूसरे चरण में क्या करना है, असंतुलित समीकरण 1 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बनाइए। 1 में उपस्थित इसकी सूची बनाना है। इसमें जो है ना, इसकी सूची बनाना है। सूची मतलब लोहा 1 है, यहाँ पर अभिकारक में 1 है, 1 का अभिकारक में 1 है, ये सूची बनाना है। और उत्पाद में 3 है, इसकी सूची बनाना है। हाइड्रोजन 2 है तो 2, अभिकारक में उत्पाद में भी 2 है। ऑक्सीजन अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 है। इसका सूची तैयार करते हैं। इसका सूची एक कुछ चार्ट बना लेते हैं, चार्ट में डालते हैं हम लोग। इसका सूची बनाने के लिए 3 कॉलम लेते हैं और 1 2 3 4 रो। 4 रो इसलिए लिए हैं कि यहाँ पे 3 तत्व है, एक लोहा, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ये 3 तत्व है। तो 3 तत्व को हमको अरेंज करने के लिए, सजाने के लिए 3 तत्व को हमको सजाना है, इसलिए ये 3 कॉलम हम रखते हैं। और ऊपर यहाँ पर तत्व का कॉलम होगा, ये तत्व की सूची होगी। इसके नीचे तत्व डाला जाएगा, भरा जाएगा। ये अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं का संख्या होगा, कितना, कहां पर होगा, अभिकारक। ये अभिकारक है, इसको यहाँ पे डालना है। ये उत्पाद में उपस्थित, इसको डालना है। तो डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग Fe डालते हैं। ये पहला सूची में तत्व डालेंगे। दूसरे सूची में अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, इसको LHS इसलिए बोलते हैं, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड के तरफ, मतलब दाहिने बाएं हाथ की तरफ होता है। तो बाएं हाथ की तरफ होता है, इसलिए इसको LHS बोलते हैं। LHS क्यों बोलते हैं, ये बाएं हाथ की तरफ होता है इसलिए। इसको उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बोलते हैं, RHS, राइट हैंड साइड होता है ये। तो सबसे पहले तत्व के कॉलम में आते हैं और Fe भरते हैं। Fe फेरस, लोहा। अभिकारक में कितना है ये गिनती करते हैं। अभिकारक में लोहा 1 है, 1 Fe है, 1 डालते हैं। Fe उत्पाद में कितना है, उत्पाद में परमाणु की संख्या बोल रहा है ना। Fe उत्पाद में कितना है, देखेंगे यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ 3 डालेंगे। यहाँ कितना डालें, 3 है तो यहाँ 3 डालेंगे। Fe भर लिए। अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 2 है। हमको दोनों तरफ 3 करना है, बराबर करना है, दोनों तरफ बराबर करना है। अच्छा, अब दूसरा तत्व देखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ कितना है, अभिकारक में 2 है तो यहाँ 2 भरेंगे।
उत्पाद में कितना है, 2 है, तो यहां भी 2 भरेंगे। Fe के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखते हैं, अभिकारक में 1 है तो यहां 1 भरेंगे। ऑक्सीजन उत्पाद में 4 है तो यहां कितना भरेंगे, 4 भरेंगे। ये हमारा सूची तैयार हो गया। अब हमको इसको संतुलित करने के लिए तीसरे चरण की तरफ जाना है। हमको तीसरे चरण पे जाना है। तीसरे चरण पे जाने से पहले हम तीसरे चरण की कुछ बातें कर लेते हैं कि तीसरे चरण में हमको करना ये है कि हमको देखना है कि क्या करना है, हमको अब संतुलित कैसे हो सकता है। ये यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इसको 3 कर दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों जब समान हो जाएगा तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा, ये 2 है, ये 2 है, ये संतुलित दिख रहा है, अभी छोड़ देते हैं इसको। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, इसको 4 कर दिया जाए तो संतुलित हो जाएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए मेरा अपना एक सुझाव ये है आप लोगों के लिए कि जिन अभिकारक और उत्पाद में जिनके परमाणुओं का अंतर अधिक है, उसी को सबसे पहले संतुलित किया जाए। ये मेरा सुझाव आपके लिए है। वैसे आप किसी दूसरे तत्व को लेकर संतुलित कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं कि यहां पर 1 है, ऑक्सीजन 1 है और यहां पे ऑक्सीजन 4 है, इसको संतुलित करते हैं। तो चरण 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा हमको, चरण 3, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणुओं वाले यौगिकों को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम फेरो यानी फेरस और उसके ऑक्सीजन को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के चारों ओर परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4 है, इसको संतुलित करना है। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग पहले डाटा तैयार करते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु में अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 है। अब इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम अभिकारकों में 4 गुणांक लगाते हैं। कितना गुणांक लगाते हैं अभिकारक में, 4 गुणांक। अभिकारक कौन सा है, ये है। हमको संतुलित कौन सा करना है, ऑक्सीजन करना है, तो ये गुणांक हमको यहां लगाना पड़ेगा। कैसे लगाते, देखो 4, ये जो हम सूची तैयार किए थे उस सूची को लेकर आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ये सूची है। फेरस लोहा अभिकारक में 1, उत्पाद में 3, हाइड्रोजन अभिकारक में 2, उत्पाद में 2, ऑक्सीजन अभिकारक में 1 और उत्पाद में 4। हमको करना क्या है कि ऑक्सीजन को बराबर करना है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 लगाते हैं, 4 से गुणा करते हैं। जब इसको 4 से गुणा किए हैं तो क्या होगा, यहाँ 4 लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ 4 लगाते हैं। जब यहाँ 4 लगाते हैं तो H2O 4 से गुणा हो गया। सिर्फ ऑक्सीजन 4 से गुणा नहीं हुआ है, बल्कि H2O गुणा हुआ है। ये ऑक्सीजन 4 से गुणा हुआ है और साथ ही साथ हाइड्रोजन भी 4 से गुणा हुआ है। हाइड्रोजन पहले से 2 था, 4 से गुणा हो गया तो 4 गुना 8 हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब ये है कि अभिकारक पक्ष में, ये तो अभिकारक है, अभिकारक पक्ष में हाइड्रोजन भी 4 से गुणा हो गया। अब अभिकारक पक्ष में कितना हाइड्रोजन था, 2, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा। अब जब ये 4 से गुणा हो जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ 2 है। तो अभी ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, लेकिन हाइड्रोजन पहले से संतुलित था, इसका संतुलन बिगड़ गया। हाइड्रोजन का संतुलन क्या हो गया, बिगड़ गया। अब तो हमको संतुलित करना पड़ेगा ना। अब हम चौथे चरण की तरफ जाते हैं। अब क्या करते हैं, अब हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए, चौथा चरण है हमारा। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु गिनती करते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु कहाँ कितने हैं, हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारक में 8 है और उत्पाद में 2 है। अभिकारक में देखेंगे 4 दूना 8 है और उत्पाद में 2 है, तो संतुलित तो करना पड़ेगा।
हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए हम उत्पाद में 4 के गुणांक लगाते हैं। यहाँ 4 है ना, तो यहाँ भी 4 से गुना कर देना, ये कहा जा रहा है। हाइड्रोजन को, अब ये दो तो पहले से था, ये तो पहले से था उधर कि एक भी 4 से गुना हो गया था, 4 हो गया था, ये 4 दूना 8 हो गया है, हमको इसको 8 करना है, यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। यहाँ 4 से गुना करेंगे, मतलब यहाँ 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो अब तो बराबर हो जाएगा ना। 4 गुणांक डाल दिया गया, गुणांक डालना था ना, उत्पाद में 4 गुणांक डाल दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन उत्पाद में यहाँ भी 4 का गुणांक डाल दिए। अब हाइड्रोजन भी हमारा संतुलित हो गया, हाइड्रोजन हमारा संतुलित हो गया। जब हाइड्रोजन हमारा संतुलित हो गया तो अब हमको फिर से क्या बच गया, Fe बच गया, लोहा। Fe के परमाणु को संतुलित करना पड़ेगा, ये 5वां चरण होगा। Fe को संतुलित करने के लिए अभिकारक में 1 और उत्पाद में 3। अभिकारक में कितना Fe है देखेंगे, अभिकारक पक्ष 1 है, इसमें 1 है, उत्पाद पक्ष में 3 है। इसको कैसे संतुलित करेंगे तब, Fe के परमाणु को संतुलित करने के लिए यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3 इसका गुणांक लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा। Fe का कितना गुणांक लगाएंगे, Fe में यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, देख लो। अब इसको क्या करना है हमको, Fe इसको 3 से गुणांक लगाना है, इसको 3 से गुणांक लगा दिए तो बराबर हो गया। अब इसको 3 से गुणांक लगाए तो यहाँ भी 3 से गुणांक लगाएंगे, तो अब ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब क्या हो गया, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। 3 Fe मतलब 3 Fe3 हो गया, Fe3 हो गया, 4 H2O, 4 H2, ये भी संतुलित हो गया। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आइए बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। हम लोग बात किए रासायनिक परिवर्तन में थोड़ी सी, पहले बात किए थे शुरू में ही रासायनिक परिवर्तन, थोड़ा बात अभी भी कर लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद पदार्थ में ऐसा परिवर्तन होता है जो मूल गुणधर्म से अलग होता है, उसके पहले जो गुणधर्म थे ना उस गुणधर्म से अलग होते हैं पदार्थ में। ये गुणधर्म जो बदलाहट आता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बन जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, जल का विद्युत अपघटन और मैग्नीशियम के तार का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में बन जाना, दूध दही बनता है, हम देखते हैं दूध जब दही बनता है तो उसकी प्रकृति ही बदल जाती है। पहले कुछ और दूध होता है, दूध का सारा गुणधर्म दही बनने के बाद बदल जाता है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम रिबन का जलना, यह रासायनिक अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन ऐसा है कि जल को जब इलेक्ट्रोलाइट किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, तो जल H2O से बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाता है। ये जो जल का विद्युत अपघटन है ना, इससे हाइड्रोजन गैस अलग होता है और ऑक्सीजन गैस अलग होता है। तो ये जो घटना है ये एक रासायनिक परिवर्तन है कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बंट जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन जैसे गुणों का बदलाव नहीं है। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें वस्तुओं के गुण कुछ समय के लिए बदल जाते हैं, परंतु उनकी बनावट और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, जल की अवस्था में परिवर्तन, लोहे का चुंबकीय होना, विद्युत बल्ब का ताप दीप्त होना।
यहाँ पर बात समझना जरूरी है कि जल के भौतिक अवस्था का परिवर्तन, जैसे पानी से बर्फ का बनना या बर्फ से पानी द्रव का बनना या पानी के उबलने के बाद गैस में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। उसी तरह लोहे का चुंबकीय होना, लोहे को जब चुंबक पर रगड़ा जाता है, घसा जाता है, या ऐसा कार्य होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर लोहे को ले जाया जाए तो उसके अंदर एक चुंबकीय गुण पैदा होता है। इस गुण का बनना भौतिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब में विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब में जो जलता है ना, तो अंदर जो तार होता है उस तार का दीप्त होना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। उसके इंटरनल, उसके स्ट्रक्चर में, बनावट में परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक बनावट में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां पर देखेंगे कि लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर नहीं बदलता। उसका लकड़ी को जब काटा जाता है तो उसके अंदर उसका गुणधर्म में परिवर्तन नहीं आता और वो नया पदार्थ नहीं बनाता, जबकि लकड़ी को जलाने पर उसके गुणधर्म बदल जाते हैं और वो एक नया पदार्थ बनाता है। ये जो परिवर्तन है ये रासायनिक परिवर्तन है और ये भौतिक परिवर्तन है। शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण को शब्दों में दर्शाना रासायनिक शब्द समीकरण है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की शब्दों में अभिव्यक्त करना शब्द समीकरण कहलाता है। उदाहरण, सोडियम की क्लोरीन से अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये शब्द समीकरण है। सोडियम जोड़ क्लोरीन, तीर का निशान, सोडियम क्लोराइड, ये शब्द समीकरण है। इस तरह शब्द समीकरण और है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये शब्द समीकरण है जो शब्दों में प्रदर्शित किया गया है, उसके प्रतीकों में प्रदर्शित नहीं किया गया, शब्दों में प्रदर्शित किया गया है। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये शब्द समीकरण है। ये जबकि ये रासायनिक समीकरण है। 2Mg+O। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आज हम लोगों ने जो बात किया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस विषय पे, इस लेसन पे अभी हम लोगों ने बात किया। हम लोग आज बात किए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट पे लिख के बताएं कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। और आप अपने कमेंट पे अगर कोई किसी चीज को समझने में परेशानी हुई हो या आपका कुछ सवाल हो तो जरूर उसको भी कमेंट पे लिखेंगे आप लोग। और इसका दूसरा वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो आपको बाकायदा मिलता रहे। और आपके सवालों पर अगर कमेंट के रूप में अगर आप अपने सवाल लिखते हैं तो उन पे भी बातें होंगी आगे कुछ वीडियो में। चलिए, ओके, थैंक यू।